आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज और आपके साथ हूं मैं अंजना राठौर। खबरें लगातार में आपका स्वागत है। खबर गाजीपुर से है, जहां गाजीपुर के जमानिया में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां पुलिस ने नगर पालिका परिषद के कसाई टोला से भारी मात्रा में गौवंश बरामद किया है। बताया जा रहा है कि नगर पालिका परिषद के वार्ड नंबर 8 और 25 में सीओ और थाना प्रभारी वंदना सिंह के नेतृत्व में मुखबिर की सूचना पर छापेमारी की कार्रवाई की गई थी। इस दौरान कई कुंतल गौवंश बरामद किया गया है। वहीं इस मामले में पशु चिकित्सा अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस ने 11 लोगों को हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। बताते चले कि जमानिया तहसील बिहार प्रांत की सीमा है और मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। यहाँ काफी दिनों से गौवंश कटने और बिहार बंगाल में तस्करी होने की सूचना मिल रही थी, जिसके बाद पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर छापेमारी की कार्रवाई करते हुए लगभग 11 तस्करों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। इस मामले में वार्ड सभासद प्रतिनिधि का क्या कुछ कहना है, सुनिए। आज गौ मांस बड़ी पैमाने पर पुलिस ने पकड़ा, बहुत सराहनीय कार्य किया है और इस तरह के अवैध काम पर अब रोक लगेगी। ये इसी मोहल्ले में 8 नंबर में ही सब बरामद हुई है जी, कुछ 8 में है, कुछ 25 नंबर वार्ड में है। अगली खबर मैनपुरी से है। मैनपुरी के थाना बेवर में एक पीस कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें थाना प्रभारी नरेश शर्मा ने शहर के सभी हिंदू मुस्लिम भाइयों से बातचीत की और आगामी 10 तारीख को आने वाली ईद पर भाईचारा बनाए रखने की अपील की। साथ ही सुझाव दिए गए, जिसमें अराजक तत्व शहर की साफ सफाई पर ध्यान देने की बात कही गई है। बता दें कि बकरीद का त्योहार मुस्लिम समुदाय में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। वहीं प्रशासन भी आगामी त्योहारों को लेकर अपनी कमर कसे हुए है और कोई अराजक तत्व माहौल को ना खराब कर पाए, इस पर भी ध्यान दिया जा रहा है, जिसके चलते लोगों से प्रशासन द्वारा बैठक कर हिंदू मुस्लिम दोनों ही समुदाय के लोगों से भाईचारा बनाए रखने की अपील की गई है। बैठक में शामिल हुए लोगों का इस पर क्या कुछ कहना है, सुनिए। सरकार द्वारा बुलाई गई, उसमें तमाम नगर के मौजूद लोग, धार्मिक लोग यहाँ उपस्थित हुए और अपने विचार रखे और ये तय हुआ कि अमन चैन किसी तरीके से भी न बिगड़ने पाए, सारे लोग मिलकर अच्छा काम करें, सहयोग करें एक दूसरे का, नगर स्वच्छ और साफ सुथरा रहे, कोई ऐसी बात पैदा ना हो कहीं से भी, किसी धर्म से भी, जो आपस में ना कभी हुआ और ना कभी हो। हमारा बेवर कस्बा, बेवर जिला मैनपुरी में, बेवर में हमेशा कभी कहीं कुछ हो गया हो, बेवर में न कभी कुछ हुआ और न कभी कुछ होने की उम्मीद है। देखिए, जैसा कि शासन की व्यवस्थाएं हैं कि जो भी पर्व आता है, चाहे हिंदुवानी हो चाहे मुसलमानी हो, या जो भी पर्व आते हैं, राष्ट्रीय पर्व मनाए जाते हैं, उनमें पीस कमेटी की बैठक इसलिए बुलाई जाती है कि गणमान्य नागरिक इकट्ठे हों, अपने सुझाव दें। जो थाना प्रभारी हैं, जो पुलिस के लोग हैं, उन्हें जो चीज़ें नहीं मालूम उन्हें बताएं। लेकिन मैं आपको ये बताऊँ, जब से बेवर का इतिहास बना हुआ है, यहाँ पर इस टाइप की बात की कभी नहीं हुई कि जो कभी कोई झगड़े हुए हो, सांप्रदायिक तनाव हुआ हो, या कभी ऐसी स्थिति आई हो जो पुलिस के लिए कोई सिरदर्द बना हो। बेवर लोग समझदार लोग हैं। यहाँ हर त्यौहार, चाहे होली हो, चाहे ईद हो, चाहे बकरीद हो या दिवाली, सभी मनाते हैं। खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे असम की। ऊपरी असम के डिब्रूगढ़ शहर में बीचों बीच कूड़ा करकट का अंबार लगा हुआ है, जिससे आने जाने वाले लोगों को गंदगी से आ रही दुर्गंध का सामना करना पड़ता है। आपको बता दें कि ऊपरी असम का ऐतिहासिक शहर डिब्रूगढ़ में इन दिनों नगर पालिका की कोतवाही और शहर के बीचों बीच रेलवे स्टेशन के समीप कूड़े का अंबार लग जाने से आम जनता परेशान है। शहर के बीचों बीच कूड़े का अंबार ऐतिहासिक नगर के दामन में एक बदनुमा दाग सा प्रतीत हो रहा है, जिससे लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। गंदगी के लगे अंबार पर लोगों का क्या कुछ कहना है, सुनिए। सुबह के टाइम लोग स्कूल जाते हैं, पैसेंजर आते हैं यहाँ, और यहाँ का भीड़ भाड़ वाला माहौल है। डिब्रूगढ़ टाउन में जितना गंदगी जो है यहाँ सुबह के टाइम में ला के गिराया जाता है और कुछ टाइम बाद यहाँ से उठाकर कहीं और ले जाते हैं। तो मैं म्यूनसिपालिटी की तरफ से ये और रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ
कि जबरा को यहाँ ऐसे शहर के बीचों बीच ना गिराया जाए और उसे कहीं ऐसी जगह रखा जाए जहाँ लोगों से दूर रहे और बीमारी भी ना फैले। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे महाराष्ट्र के, जहां एकनाथ शिंदे की बगावत और इसके परिणाम स्वरूप उद्धव ठाकरे के इस्तीफे के बाद शिवसेना अब राजनीतिक दौरे पर आ गई है। इस बीच पार्टी को फिर एक बड़ा झटका लग सकता है। बीजेपी के एक बड़े नेता ने दावा किया है कि शिवसेना के संसदीय दल में भी समांतर बगावत होगी। उन्होंने कहा है कि इसके लिए राष्ट्रपति पद के मतदान का इंतजार करिए। जानकारी के मुताबिक कम से कम 14 सांसद शिवसेना से बगावत कर सकते हैं। शिवसेना सांसद और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे के साथ कुछ और सांसद शिवसेना में बगावत कर सकते हैं। श्रीकांत शिंदे पहले ही अपने पिता के गुट के साथ शिवसेना से अलग हो चुके हैं। बीजेपी के एक बड़े नेता ने एक निजी चैनल से बातचीत में कहा है कि राष्ट्रपति चुनाव के मतदान के दिन कम से कम 14 सांसद शिवसेना के रुख से अलग एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में मतदान कर सकते हैं। साथ ही इसके ये सांसद शिवसेना से अलग होने का ऐलान भी कर सकते हैं। बता दें कि अभी शिवसेना के लोकसभा में 19 और राज्यसभा में 3 सदस्य हैं। माना जा रहा है कि शिवसेना के विधायकों की बगावत के बाद हुए विभाजन का असर लोकसभा में भी देखने को मिलेगा और कम से कम 14 सांसद शिवसेना से बगावत कर सकते हैं। बात करेंगे उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ और रामपुर चुनाव हुए जिसको उसको लेकर बातचीत करेंगे। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की आजमगढ़ और रामपुर सीट पर उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की हार हुई है। इस हार के बाद से ही सपा गठबंधन में तकरार चल रही है। सुबह सपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर हार के बाद से ही लगातार अखिलेश यादव के साथ प्रेशर पॉलिटिक्स करते नजर आ रहे हैं। अब एक बार फिर उन्होंने बुधवार को रसिदा में मीडिया से बात करते हुए बड़ा बयान दे दिया है। सुबह सपा प्रमुख ने कहा है कि अखिलेश यादव और मायावती को दलित पिछड़ों के हित को देखते हुए मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए। अगर दोनों साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ेंगे तो बीजेपी 80 की 80 सीट जीत जाएगी। इस दौरान उन्होंने 5 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने के ऐलान पर भी जवाब दिया। उन्होंने कहा सुबह सपा का सपा से गठबंधन है, ऐसे में अखिलेश यादव को सुबह सपा के लिए 5 सीटें तो देनी ही पड़ेंगी। वे 60 सीटों पर लड़ें और 20 सीटें सहयोगी को दें। वहीं जब मीडिया ने इतनी सीटें नहीं देने का सवाल किया तो राजभर ने कहा वे कैसे नहीं देंगे, वे क्यों नहीं देंगे। उन्हें लोकसभा चुनाव 2014, विधानसभा चुनाव 2017, लोकसभा चुनाव 2019 और विधानसभा चुनाव 2022 के बाद अब एमएलसी चुनाव में भी हार का सामना करना पड़ा है। बता दें कि इससे पहले ओम प्रकाश राजभर ने 5 लोकसभा चुनाव 2024 में 5 सीटों पर प्रत्याशी उतारने का ऐलान किया था। बात करेंगे पेट्रोल डीजल की। पिछले दिनों देश के कुछ राज्यों से पेट्रोल और डीजल की किल्लत की खबरें और पेट्रोल पंपों के बंद होने की तस्वीरें सामने आई थी। तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान जैसे राज्यों से इस तरह की तस्वीरें सामने आई थी। अब मोदी सरकार ने इस किल्लत को खत्म करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सरकार ने कच्चे तेल के निर्यात पर निर्यात शुल्क लगाने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि फैसले के मुताबिक डीजल के निर्यात पर 13%, पेट्रोल के निर्यात पर 6% और एयर टरबाइन फ्लू के निर्यात पर 6% निर्यात शुल्क लगाया जाएगा। इस फैसले से देश से निर्यात हो रहे कच्चे तेल पर काबू पाया जा सकेगा, जिससे पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति बढ़ सकेगी। निर्मला सीतारमण ने कहा कि देश में कच्चे तेल की कुल खपत का करीब 20% उत्पादन देश में ही होता है, जबकि 80% आयात पर निर्भर होता है। सरकार को यह फैसला इसलिए करना पड़ा क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की ऊंची कीमत के चलते हो रहे जबरदस्त मुनाफे को देखते हुए तेल कंपनियां तेल का निर्यात कर रही थी। इस निर्यात के चलते अलग अलग इलाकों में तेल की किल्लत हो रही थी। हम मुनाफे के खिलाफ नहीं है, लेकिन आज साधारण समय नहीं है। सरकार ने तेल कंपनियों के अनाप शनाप मुनाफे पर अंकुश लगाने के लिए 23,250 रुपए प्रति टन टैक्स लगाने का भी फैसला किया है। वहीं सोने के आयात पर अंकुश लगाने के लिए आयात शुल्क को 10.75% से बढ़ाकर 15% करने का भी फैसला किया गया है। बता दें कि पिछले 2 महीने में सोने के आयात में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है, जिससे देश के चालू खाते में
घाटा बढ़ रहा है। माना जा रहा है कि रुपए की गिर रही कीमत पर लगाम लगाने के लिए भी सरकार का ये कदम कारगर साबित हो सकता है। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे, जहां एक और देश के ज्यादातर हिस्सों में अग्निपथ योजना का विरोध हो रहा है, वहीं अब भारतीय सेना और नौसेना ने शुक्रवार को अग्निपथ योजना के तहत अपनी भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। रक्षा मंत्रालय ने भर्ती प्रक्रिया की जानकारी दी है। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि अग्निपथ योजना के तहत सबसे पहले 24 जून को भारतीय वायुसेना ने अपनी भर्ती प्रक्रिया शुरू की थी। भारतीय वायुसेना को अग्निपथ योजना के तहत प्रति भर्ती के लिए गुरुवार तक 2.72 लाख आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि भारतीय नौसेना में अग्निवीरों के लिए रजिस्ट्रेशन शुक्रवार से शुरू हो गया है। भारतीय सेना में अग्निवीर के रूप में देश की सेवा करने के अपने सपने को पूरा करने के लिए 1 जुलाई से अग्निपथ भर्ती योजना के तहत अपना रजिस्ट्रेशन करवाकर भारतीय सेना में शामिल हों। बता दें कि हाल ही में भारत की तीनों सेनाओं के लिए भर्ती प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। अग्निपथ योजना के तहत अब 17.5 से 21 साल तक के युवाओं को 4 साल के कार्यकाल के लिए सशस्त्र बलों में शामिल किया जाएगा, जबकि उनमें से 25% को बाद में नियमित सेवा के लिए शामिल किया जाएगा। वहीं केंद्र सरकार की ओर से 14 जून को इस योजना को सबके सामने लाया गया था, जिसके बाद कई राज्यों में हुए बवाल के बाद सरकार ने 16 जून को इस साल के लिए इस योजना के तहत भर्ती के लिए ऊपरी आयु सीमा को 21 से बढ़ाकर 23 साल कर दिया था। वहीं 4 साल के रिटायरमेंट के बाद अग्निवीरों को केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के और रक्षा सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों में प्राथमिकता दिए जाने की बात कही गई थी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 22 जुलाई को झारखंड के विश्व प्रसिद्ध देवभूमि देवघर जाने वाले हैं, जहां वो 12 से 13 महत्वपूर्ण योजना का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही पीएम मोदी संताल परगना के लोगों को सौगात देंगे। ये जानकारी गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे ने दुमका में मीडिया से बातचीत करते हुए दी है। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी झारखंड में पहले भी कई महत्वपूर्ण योजना का उद्घाटन कर चुके हैं और इस बार वो देवघर में आकर बाबा वैद्यनाथ की पूजा अर्चना करेंगे। गोड्डा के सांसद ने आगे कहा कि पीएम मोदी अपने दौरे में झारखंड के दूसरे बड़े एयरपोर्ट एम्स का उद्घाटन करने के साथ कई नेशनल हाईवे, रेलवे और प्रसार प्रोजेक्ट का उद्घाटन भी करने वाले हैं। उन्होंने आगे कहा कि राज्य की उपराजधानी दुमका के लोगों को भी पीएम मोदी काफी महत्वपूर्ण सौगात देंगे। वहीं उन्होंने पीएम मोदी के संताल परगना के दौरे के बारे में बताया कि गैस पाइपलाइन के जरिए लोगों के घर तक गैस पहुंचेगी, जो गृहिणियों को सस्ते दर पर उपलब्ध होगी। इसके साथ ही पीएम मोदी एलपीजी बॉटलिंग प्लांट का शिलान्यास भी करेंगे। पाकिस्तान के लाहौर में वरिष्ठ पत्रकार अयाज आमिर पर कुछ अज्ञात हमलावरों ने हमला कर दिया। इस हमले में अज्ञात हमलावरों ने वरिष्ठ पत्रकार अयाज आमिर के साथ मारपीट करने के साथ ही उनका मोबाइल भी छीन लिया। यह हमला लाहौर में दुनिया न्यूज कार्यालय के बाहर किया गया है, जिसकी अब हर कोई कड़े शब्दों में आलोचना और निंदा कर रहा है। वहीं वरिष्ठ पत्रकार अयाज आमिर के साथ हुई इस हिंसा की जानकारी पत्रकार साबुक सैयद ने एक ट्वीट के जरिए दी थी। उन्होंने इस घटना को बेहद दुखद बताते हुए कहा कि वरिष्ठ पत्रकार अयाज आमिर को दुनिया न्यूज चैनल के ऑफिस के बाहर कुछ अज्ञात हमलावरों ने पीटा। इस दौरान उन्होंने अयाज पर कई थप्पड़ भी जड़े और उनका मोबाइल भी छीन लिया। फिलहाल इस मामले में अब पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान भी सामने आ गए हैं और उन्होंने इस घटना को बेहद दुखद बताते हुए इसकी निंदा की है और मामले में उच्च स्तरीय जांच करने की मांग की है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि आज लाहौर में वरिष्ठ पत्रकार अयाज आमिर के खिलाफ हुई हिंसा की मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। उन्होंने आगे अपने ट्वीट में कहा कि पत्रकारों, राजनेताओं, नागरिकों के खिलाफ हिंसा और फर्जी प्राथमिकी के साथ पाकिस्तान सबसे खराब तरह के फांसीवाद में उतर रहा है। जब राज्य सभी नैतिक अधिकार खो देता है तो वो हिंसा का सहारा लेता है। बता दें कि दुनिया न्यूज चैनल में अयाज आमिर ने गुरुवार को एक समारोह के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी नीतियों की तीखी आलोचना की थी। भारत ने हाल ही में दूतावास के ट्विटर अकाउंट ब्लॉक कर दिए जाने से पाकिस्तान बौखला गया है और उसने शुक्रवार को इस्लामाबाद में भारत के शीर्ष राजनयिक को तलब कर लिया है। इसके साथ ही पाकिस्तान ने भारत के सामने
कड़ा विरोध जताया है। पाकिस्तान ने यहां तक कह दिया है कि अभिव्यक्ति की आजादी को रोकने की कोशिश की जा रही है। बताते चलें कि भारत में पाकिस्तान के दूतावासों के ट्विटर अकाउंट को बंद कर दिया गया है। आरोप है कि इन ट्विटर हैंडल से भारत के खिलाफ झूठी खबरें और दुष्प्रचार किए जा रहे थे। पाकिस्तान के टर्की, संयुक्त राष्ट्र, इमरान और मिस्र स्थित दूतावासों के अकाउंट को ब्लॉक किया गया है। बताया जा रहा है कि अन्य ट्विटर अकाउंट पर भी इस तरह की कार्रवाई हो सकती है। पाकिस्तान ने ट्विटर से इन अकाउंट्स की बहाली की मांग की है। इस घटनाक्रम से पाकिस्तान नाराज हो गया है और उसके भारत के खिलाफ गुस्सा निकल गया है। पाकिस्तान ने एक बयान में कहा है कि इस्लामाबाद में भारतीय प्रभारी डी अफेयर्स को आज विदेश मंत्रालय में बुलाया गया था और भारत सरकार द्वारा पाकिस्तान के राजनयिक मिशन के अकाउंट समेत ट्विटर पर 80 खातों पर बैन लगाने का विरोध किया गया है। वहीं भारत सरकार से पाकिस्तान के राजनयिक ट्विटर अकाउंट से तुरंत बैन हटवाने की अपील की गई है। पाकिस्तान ने कहा है कि भारत को अंतर्राष्ट्रीय मानकों का भी पालन करना चाहिए और मौलिक स्वतंत्रता और असहमति के सम्मान की भी सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। देखते रहिए राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी